हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। और ये पार्ट 2 है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो कौन कौन से लक्षण हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस के। तो हमें पता है कि जो बीमारी है ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, इसीलिए मेरे यहाँ पर जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग लिखे हुए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ पर आते हैं। तो पहला है परसिस्टेंट कफ विथ थिक म्यूकस। पेशेंट को परसिस्टेंट लगातार खांसी आएगी बलगम के साथ। क्यों? क्योंकि भाई जो उसका एयरवे ट्रैक्ट है, अगर वहाँ बलगम फंस जाएगा, थिक म्यूकस वहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ म्यूकस जमा हो जाएगा तो क्या करेगा पेशेंट? इस म्यूकस को बाहर खांसने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इसलिए पेशेंट को लगातार खांसी आएगी। खांसी के साथ क्या आएगा? बलगम आएगा। ठीक है, ताकि एयरवे क्लियर हो सके। फिर है विजिंग। विजिंग मतलब होता है खर की आवाज़। ठीक है, जिसको हम लेबर ब्रीथिंग बोलते हैं। तो पेशेंट जब भी सांस को बाहर छोड़ता है तो सीटी जैसी आवाज़ आती है, विस्लिंग साउंड आती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ म्यूकस जम चुका है तो एयरवे को, जो एयर है उसको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, उसको पतले नैरो रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ म्यूकस इकट्ठा हो चुका है। तो CO2 गैस बाहर नहीं निकल पाएगी। तो जब भी एयर इन एंड आउट होगी तो पेशेंट की सीटी जैसी आवाज़ आएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं लेबर ब्रीथिंग। नेक्स्ट देखो, रिपीटेड लंग इन्फेक्शन। पेशेंट को कोई ना कोई लंग इन्फेक्शन होता रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया। क्यों पेशेंट को भाई यहाँ पर लंग इन्फेक्शन हो रहा है? क्योंकि जो थिक म्यूकस वगैरह है, जो बलगम है, जो उसके एयरवे में जम चुका है, वो बलगम एक अच्छा इन्वायरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस आके उसमें अपना घर बना लेंगे। ठीक है ना, तो पेशेंट को कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, जैसे कि कौन कौन से बैक्टीरिया? सुडोमोनास हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वायरस और बैक्टीरिया के आने के कारण क्या होगा? पेशेंट को कोई ना कोई लंग्स का इन्फेक्शन बना रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? साइनसाइटिस। जो हमारे साइनस होते हैं उसमें भी म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाएगा, वहाँ भी म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, पेशेंट का हमेशा नोज़ क्या होगा? स्टफ होगा, भरा हुआ नोज़ होगा उसको हमेशा, क्योंकि वहाँ म्यूकस इकट्ठा हो गया है। इसके अलावा उसके नाक में क्या बन जाएगा? पॉलिप बन जाएगा। पॉलिप क्या होता है? एक नॉन कैंसरस मास होता है। ठीक है, एक नॉन कैंसरस टिश्यू होता है जो कि पेशेंट के नाक के अंदर बन जाता है। ओके, और वो पेशेंट को दिक्कत करता है सांस को लेने में भी। ठीक है ना, तो पेशेंट को डिस्निया की कंडीशन भी रहेगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी रहेगा। अब हम आते हैं भाई कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उस पर सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या क्या प्रभाव डालता है। तो पहला यहाँ पर है पुअर वेट गेन एंड ग्रोथ। अगर छोटा बच्चा है तो उसको अच्छे से वेट गेन नहीं हो पा रहा है, उसकी ग्रोथ भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन में जो हमारे पेनक्रियाज होते हैं, ये हमारा क्या है? पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक एंजाइम्स निकलते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अगर पेनक्रियाज के पेनक्रिएटिक डक्ट में यहाँ पर म्यूकस बन जाएगा, म्यूकस का प्लग इकट्ठा हो जाएगा, तो जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अच्छे से बाहर नहीं आ पाएंगे, खाने का डाइजेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारा लीवर है वहाँ से भी एंजाइम बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, हमारा लीवर ऐसा होता है ना, और लीवर के पास क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है? गॉल ब्लैडर। तो यहाँ से गॉल ब्लैडर से जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो भी बाहर नहीं आ पाएंगे, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वीक हो जाएगी। फिर है फाउल स्मेलिंग ग्रीसी स्टूल। ठीक है, जो स्टूल होता है वो बहुत ही गंदा होगा, फाउल स्मेलिंग होगा। ग्रीसी मतलब क्या होता है? ऐसा स्टूल आना जिसमें फैट होगा, उसको बोलते हैं स्टीटोरिया कंडीशन। क्या बोलते हैं? स्टीटोरिया। इसमें जो बच्चे को स्टूल आता है वो बहुत ही फैटी स्टूल आएगा, बहुत ही ग्रीसी स्टूल आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो बाइल डक्ट है उससे बाइल सिक्रीशन नहीं निकल पा रहा है। और बाइल सिक्रीशन क्यों ज़रूरी है? फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए अगर इस बाइल डक्ट में यहाँ पर म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा तो जो सिक्रीशन है, जो फैट को डाइजेस्ट करता है, वो बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से फैट बॉडी से वैसे ही बाहर आ जाएगा। उसको बोलते हैं स्टूटोरिया। जब बच्चे के स्टूल में जो स्टूल होता है वो ग्रीसी होता है। ठीक है,
फिर देखो स्मेलिंग वाला स्टूल होगा। फिर है मेकोनियम इलस, ठीक है। ये कंडीशन भी छोटे बच्चों में देखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 48 आवर्स के अंदर स्टूल पास करना होता है। बट अगर बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसकी जो आंत होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, उसमें ऐंठन हो जाएगी, ठीक है। और इंटेस्टाइन बहुत ही हार्ड हो जाएगी, ठीक है। इंटेस्टाइन की सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत होगी स्टूल को पास करने में, ठीक है। बच्चा बहुत मतलब स्टूल पास नहीं कर पाएगा, इसे बोलते हैं मेकोनियम इलस, ठीक है। तो 78 आवर या 48 आवर्स के अंदर अंदर बच्चे को स्टूल पास करना होता है, एक नवजात शिशु को, ठीक है। बट अगर उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो स्टूल नहीं कर पाएगा पास, क्योंकि इंटेस्टाइन में जो लुब्रिकेशन है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब इंटेस्टाइन बहुत हार्ड हो चुका है, इसकी वजह से। नेक्स्ट देखो कॉन्स्टिपेशन। ये यंग चिल्ड्रंस में या एडल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। उनमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ जाएगी। कई बार कॉन्स्टिपेशन इतना हार्ड हो जाता है कि जब वो वेल्सेल्वा मैन्यूवर करता है, मतलब जब वो पुश करता है स्टूल को नीचे की ओर, तो कई बार उसके इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये खासकर यंग चिल्ड्रंस या फिर एडल्ट में देखते हैं। फिर आते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ भाई क्यों हो रही है? अभी देखो आप, ये पेनक्रियाज है, ठीक है। पेनक्रियाज में पेनक्रिएटिक एंजाइम्स बनते हैं। पेनक्रियाज हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो यहाँ पर पेनक्रियाज लाइपेज एंजाइम निकालता है, ठीक है, और भी अन्य एंजाइम्स निकालता है। बट अगर यहाँ पर म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा तो एंजाइम यहाँ नहीं निकल पाएंगे, और ये एंजाइम्स पेनक्रियाज के अंदर ही इकट्ठा हो जाएंगे। धीरे धीरे ये एंजाइम क्या करेंगे? पेनक्रियाज की सेल्स को खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। पेनक्रियाज में डिस्ट्रक्शन करना कॉज कर देंगे, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन कर देंगे, पेनक्रियाज में सूजन आ जाएगा, पेनक्रियाज में फाइब्रोसिस हो जाएगा, मतलब पेनक्रियाज अपना काम करना बंद कर देगी, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा? पेनक्रियाज नष्ट हो जाएगा। तो पेनक्रियाज में इंसुलिन भी निकलता है। जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन निकालते हैं बॉडी में। अगर वही पेनक्रियाज में फाइब्रोसिस हो जाएगा, इंसुलिन नहीं बनेगा बॉडी में, जिसकी वजह से पेशेंट में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के ही सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो फैट सॉल्युबल विटामिन माल एब्जॉर्प्शन। मतलब जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई एंड के, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भाई बॉडी में फैटी रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम नहीं रिलीज हो पा रहा है, जिसकी वजह से फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और फैट वैसे ही स्टूल में बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो पेशेंट के अंदर क्या होगा? माल एब्जॉर्प्शन होगा, विटामिन की कमी होगी। विटामिन कौन से? फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट में घुलनशील वाले विटामिन होते हैं, ए, डी, ई एंड के। फिर है बाइलरी सिरोसिस। यहाँ पर क्यों बोला है बाइलरी सिरोसिस? मतलब जो लीवर है, अगर यहाँ पर एक गॉल ब्लैडर है, ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर से यहाँ पर एंजाइम्स बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम्स इकट्ठा हो जाएंगे। धीरे धीरे जो लीवर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उसमें इरिटेशन हो जाएगी, लीवर का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कई बार तो क्या होता है, जब गॉल ब्लैडर से एंजाइम बाहर नहीं निकल पाते हैं तो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स जम जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। और पेशेंट को सिरोसिस की कंडीशन भी देखी जा सकती है। फिर नेक्स्ट देखो पेनक्रिटाइटिस। अगर पेनक्रियाज के एंजाइम पेनक्रियाज में फाइब्रोसिस क्रिएट कर देंगे, उसको खा जाएंगे, उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे, तो पेशेंट में पेनक्रिटाइटिस की कंडीशन हो जाएगी, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज। अब हम आते हैं इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। तो जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, जो हमारी इंटीग्यूमेटरी सिस्टम होती है, उसमें कौन कौन से लक्षण हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलते हैं? पहला है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इंक्रीज्ड। पेशेंट के जो पसीना आएगा उसमें सोडियम का और क्लोराइड का कंसंट्रेशन अधिक बढ़ जाएगा, मतलब पसीने में अधिक नमकीन पसीना होगा, ठीक है वो, क्योंकि उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस अधिक आएंगे। फिर है सॉल्टी स्वेट। ये जो नमकीन वाला पसीना है, इसका पता कैसे लगाते हैं? जब पेरेंट्स अपने बच्चे को किस करते, छोटे बच्चे को किस करते हैं, तो उसके पसीने में नमकीन अधिक होता है, ठीक है। तो बेबी का जो स्वेट होगा बहुत ही सॉल्टी होगा। इंक्रीज डिहाइड्रेशन। क्यों भाई डिहाइड्रेशन हो गई? क्योंकि अगर बॉडी से सोडियम बाहर जाएगा, क्लोरीन बाहर जाएगा, तो साथ में वाटर भी बाहर जाएगा, ठीक है। तो जब भी बच्चा
एक्सरसाइज करेगा या कोई हैवी एक्सरसाइज करेगा या फिर वार्म इन्वायरमेंट रहेगा तो उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बॉडी के, सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स, वो सब पसीने में बाहर आ जाएंगे, तो बॉडी में गड़बड़ हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो कैसे अपना प्रभाव डालता है। पहला है इनफर्टिलिटी इन मेल्स। मेल्स में इनफर्टिलिटी देने को मिलेगी, क्योंकि मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस होता है जो सीमन को ले जाने का काम करता है, ठीक है, उस वास्ट डिफरेंस में म्यूकस जम जाएगा, ठीक है। कई बार तो वास्ट डिफरेंस या एब्सेंट भी होती है, तो मेल्स में यहाँ पर इनफर्टिलिटी देने को मिलेगी। रिड्यूस फर्टिलिटी इन फीमेल, सेम कंडीशन फीमेल्स में भी आएगी, उनकी फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाएगी, इनफर्टाइल्स फीमेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्विक्स में म्यूकस का थिक प्लग जम जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सीमन और स्पर्म जो है वो एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी फीमेल्स में देने को मिलती है। फिर है अदर सिम्टम्स। इसके अलावा बॉडी में और कौन कौन से भाई ऐसे लक्षण हैं जो देखने को मिलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में। पहला है डिलेड प्यूबर्टी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड क्रॉनिक इलनेस। लंबे टाइम तक ये बीमारी चलती है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब विटामिन मिनरल्स अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे को भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। उसकी वजह से उसकी प्यूबर्टी लेट आएगी, मतलब अन्य बच्चों से उसकी जो प्यूबर्टी है वो लेट आएगी, ठीक है। उसका जो एडोलेसेंट एज होता है वो लेट आएगा, क्योंकि बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन है विटामिन का, मिनरल्स का। फिर है ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियाँ जो हो जाएंगी वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, फ्रिजाइल हो जाएंगी, ठीक है। फ्रैक्चर होने का डर रहेगा इसमें, और कई बार हड्डियों में दर्द भी होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपीनिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपीनिया। क्यों भाई ऐसा हो रहा है? ऑस्टियोपीनिया मतलब हड्डियाँ दर्द हो रही है, हड्डियों में कमजोरी आ रही है, फ्रैक्चर हो रहा है, क्योंकि बॉडी से जो कैल्शियम है, जो विटामिन डी है, उनकी डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। एक तो बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन, मतलब विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, दूसरा जो इंपॉर्टेंट विटामिन है डी, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि वो फैट सोलबल विटामिन क्या हो रहा है, जो स्टूल है उसमें निकल जा रहा है। फिर है डिजिटल क्लबिंग। अगर ये बीमारी लंबे टाइम तक रहेगी तो पेशेंट के जो हाथों की उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां होती है, उसमें क्लबिंग हो जाएगा। क्लबिंग क्यों होगा? क्योंकि लंबे टाइम तक जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो सारा ब्लड यहाँ पूल हो जाएगा, ठीक है, उंगलियों में आ जाएगा, पैरों की उंगलियों में आ जाएगा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल मोटे हो जाएंगे और नीचे की तरफ झुक जाएंगे। जो फिंगर की जो नेल्स होती है वो नीचे की तरफ क्लब हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में लंबे टाइम से ऑक्सीजन की कमी है। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो किस तरह से हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की यहाँ पर जांच कराते हैं, ठीक है। पहला देखो यहाँ पर क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेंगे, या हम पेशेंट से पूछेंगे कि आप में कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पेशेंट के क्लिनिकल मतलब उसके साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे। जैसे कि छोटे जो बच्चे हैं उनमें देखेंगे कि वो मेकोनियम मतलब स्टूल को पास कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ग्रोथ ढंग से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और चिल्ड्रंस और एडल्ट में हम क्या देखेंगे कि उनको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग तो नहीं हो रही, खांसी तो नहीं आ रही है, या फिर उनमें कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। मतलब जितने भी जीआई के मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स पढ़ाए थे वो सारा यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा मेल और इन फीमेल्स में जो फर्टिलिटी कंडीशन है क्या वो सही से है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करें, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स हम उससे पूछेंगे और फिर डायग्नोस करेंगे कि उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है या फिर नहीं है। नेक्स्ट देखो हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब यहाँ पर उसकी जो पुरानी जो हिस्ट्री है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि उसकी फैमिली के बारे में आप पूछ सकते हो कि आपकी फैमिली में किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस था कभी, या फिर आपके सिबलिंग को, पेरेंट्स को कोई इस डिजीज़ का कैरियर है या फिर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछ सकते हो कि आपकी फैमिली में कभी किसी इन्फेंट की डेथ हुई है, क्योंकि छोटे बच्चों की अगर इन्फेंट की डेथ होती है इट मीन्स कोई जेनेटिक उनमें प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरी पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं और उससे हम जांच करेंगे। नेक्स्ट देखो एमिनोसिंथेसिस और कोरोनिक विलस सैम्पलिंग। ये दोनों ही प्रोसीजर जो है वो प्री नेटल डायग्नोसिस है। जिस टाइम पे जो बेबी है, ठीक है, जो फीटस है वो मदर के वॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर पहले मैं पढ़ा रही हूँ आपको एमिनोसिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि मदर के एब्डोमेन से एमिनोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि उस एमिनोटिक फ्लूइड में बच्चे के डीएनए पाया जाएगा तो उस डीएनए की हम जांच करवाएंगे, ठीक है ना। उस डीएनए की जांच करवाएंगे कि कहीं उस डीएनए में कोई म्यूटेशन है या फिर नहीं है,
नेक्स्ट क्या है, कोरोनिक विलस सैंपलिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लेसेंटा का कोई जो पार्ट है, ठीक है, प्लेसेंटा में जो प्रोजेक्शन होते हैं, जो उभरे हुए पार्ट होते हैं, उसको हम ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लेंगे, ये तो हम सर्विक्स के थ्रू लेंगे, ठीक है, ट्रांस सर्विक्स के थ्रू लेंगे या ट्रांस एब्डोमिनल लेंगे, और उस प्लेसेंटा के टुकड़े में हम डीएनए, बच्चे के फीटस के डीएनए की जांच कर रहे हैं कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर नहीं है। ये दोनों ही प्रोसीजर कब है, प्रीनेटल, मतलब बच्चे के जन्म होने से पहले हम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग यहाँ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। ये जो प्रोसीजर है ये बाहर की कंट्रीज में अधिक होता है, इंडिया में भी ये नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके 1-2 दिन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसकी न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करा रहे हैं। इस टेस्ट में हम करते क्या है, इस टेस्ट में हम IRT के लेवल को जांचते हैं। IRT क्या है, इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, इसके अमाउंट को यहाँ पर हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। ये इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। अगर इस IRT का लेवल ज़्यादा है तो मतलब बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज कंडीशन है, बट ये एक कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर IRT लेवल हाई आया, उसके बाद हम क्या कराएंगे, स्वेट क्लोराइड टेस्ट कराएंगे, जेनेटिक टेस्ट कराएंगे, फिर हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि कई बार जो IRT लेवल है वो किसी और कारण भी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो हम जो पेनक्रियास से निकलने वाला जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है, जिसका नाम क्या है, इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, इसकी जांच कर रहे हैं। अगर ये IRT लेवल ज़्यादा आए तो बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस का खतरा है। नेक्स्ट देखो स्वेट क्लोराइड टेस्ट। इसके नाम से पता लग रहा है कि जो पसीना है उसमें हम क्लोरीन के लेवल को जांच रहे हैं कि पसीना कितना नमकीन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट का जो फोर आर्म है और जो थाई का रीजन है, इनमें से एक जगह हम करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर एक सब्सटेंस को डलवाते हैं, उसका नाम क्या है, पिलोकार्पिन। अब कैसे डलवाएंगे, एक प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं आयंटोफोरेसिस। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट के फोर आर्म में 2 इलेक्ट्रोड्स को लगा देंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम पिलोकार्पिन सब्सटेंस को उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके 20 से 30 मिनट के बाद पेशेंट को वहाँ पर हल्का टिंगलिंग सेंसेशन होगा, हल्का बहुत गर्माहट फील होगी और वहाँ पर पसीना आना शुरू हो जाएगा। उस पसीने को हम फिल्टर पेपर में कलेक्ट कर लेंगे और उसकी जांच करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या उसके स्वेट में, क्या उसके पसीने में क्लोरीन कितना आया है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए जो नाप है वो कितना है, इन्फेंट में अगर क्लोरीन का लेवल 40 से ज़्यादा है, 40 से क्या है, ज़्यादा है, मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, 40 से ज़्यादा है मतलब चाइल्ड सस्पेक्टेड है सिस्टिक फाइब्रोसिस के, उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। चिल्ड्रंस और एडल्ट में जो इसका मेजरमेंट है वो कितना, 60 मिलीमोल से अगर ज़्यादा आता है, इट मीन्स उसको क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ कंडीशन है। फिर हम फर्दर क्या करेंगे, जेनेटिक टेस्ट करवाएंगे। और जो ये स्वेट क्लोराइड टेस्ट है इसको 2 दिन करते हैं लगातार, कि अगर एक में ज़्यादा रेंज आई तो आप बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाओगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे पेशेंट को बुलाओगे और दोबारा से उसका स्वेट क्लोराइड टेस्ट हम करवाएंगे। नेक्स्ट देखो जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक से मतलब उसके डीएनए की इसमें जांच कर रहे हैं, ठीक है। डीएनए में हम देख रहे हैं कि जो CFTR जो है जीन है उसमें कोई म्यूटेशन है या फिर नहीं है। अगर CFTR जीन में एक म्यूटेशन है, एक डिफेक्टिव जीन है, इसका मतलब वो जो पर्सन है वो डिजीज़ को आगे कैरी करेगा, आगे लेके जाएगा फैमिली में, ठीक है। और अगर उसके दोनों जीन ही खराब है, दोनों जीन में म्यूटेशन है, डिफेक्शन है, इसका मतलब वो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज से ग्रस्त है। इसमें हम देख के रहे, ठीक है। इसमें हम एक एमिनो एसिड को देख रहे हैं जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन, ठीक है। इस फिनाइल एलेनिन की पोजीशन कहाँ पर होती है डीएनए में, डेल्टा F508 पे होती है। अगर वहाँ पर ये फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड नहीं है, इसका मतलब उसके CFTR जीन में म्यूटेशन है, वो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो बेसिकली हम जेनेटिक टेस्ट में जो पर्सन है उसके डीएनए की जांच कर रहे हैं, ठीक है। किसको देखने के लिए, CFTR जीन को देखने के लिए। नेक्स्ट देखो, फिर हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि कई बार सिस्टिक फाइब्रोसिस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो म्यूकस में घुस जाते हैं उसके कारण पेशेंट को निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो लंग्स की कंडीशन को देखने के लिए हम ये कराएंगे। फिर है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पेशेंट के लंग्स कितने हेल्दी है, उनके अंदर कितनी वाइटल कैपेसिटी है। इसके अलावा आप और भी जांच यहाँ करा सकते हैं, जैसे कि पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवा दिया, उसका लिवर फंक्शन टेस्ट करवा दिया कि लिवर हेल्दी है या फिर नहीं है, ठीक है ना। फिर देखो स्पुटम कल्चर, उसकी बलगम की जांच।
क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस में बॉडी में म्यूकस इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और म्यूकस एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। उस म्यूकस में कौन रहता है, कौन जर्मिनेट होते हैं वहाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस। तो बैक्टीरिया वायरसेस की जांच के लिए हम क्या करवा रहे हैं, पेशेंट के बलगम को, उसके फैलम को हम टेस्ट करवा रहे हैं। फिर है नेजल पोटेंशियल डिफरेंस। नेजल पोटेंशियल डिफरेंस, इसके शॉर्ट फॉर्म क्या है, एनपीडी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो आयरन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि पेशेंट के पसीने में अधिक नमक आ रहा है, ठीक है, पेशेंट की बॉडी से अधिक स्वेटिंग हो रही है तो नमक अधिक आ रहा है, तो क्या उसका जो आयरन है वो उसकी बॉडी में कितना अंदर जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं। किसके, आयन्स। आयन कौन कौन से, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गया, ठीक है। कि जो हमारी नेजल लाइनिंग एपिथेलियल जो लेयर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर या हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल अपना ढंग से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर पेशेंट में एनपीडी का लेवल ज़्यादा आता है तो पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है ना। एनपीडी का लेवल अगर ज़्यादा आता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है, तो उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज कंडीशन है। इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं, आयन मेजर कर रहे हैं, जैसे कि सोडियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो किस तरह से यहाँ पर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर एक कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। इसलिए हमको यहाँ पर ट्रीटमेंट इस तरह से देना है कि पेशेंट में जो बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उसे हम कम कर सके और जो कॉम्प्लिकेशन है उसको अधिक ना बढ़ने दे, मतलब कॉम्प्लिकेशन होने से रोकना है हमें, ओके। तो यहाँ पर इसका कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। इसलिए हमको सिस्टम वाइज क्या करना है, सिम्टम्स को कम करना है। तो पहला हम देख लेते हैं एयरवे क्लियरेंस थेरेपी। मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो उसका एयरवे है, उसको हम कैसे वहाँ पर साफ करेंगे, कैसे वहाँ पर क्लियर करेंगे, क्योंकि पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी सारा म्यूकस जम रहा है, ठीक है, बन रहा है वहाँ पर। चेस्ट फिजियोथेरेपी पहला क्या मेथड है, चेस्ट में हम फिजियोथेरेपी देंगे, ठीक है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम हैंड को इस तरह से कफ करते हैं और हल्की हल्की उसके चेस्ट पे मारते हैं, ठीक है। जिस टाइम पेशेंट ने खाना ना खाया हो, मतलब जो मील है उससे 2 घंटे पहले या मील के 2-3 घंटे बाद हम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पेशेंट को कुछ ऐसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताएंगे, कोई ऐसे कफिंग के मेथड बताएंगे जिससे कि जो जमा बलगम है, कफ है, वो बाहर निकल सके, ठीक है, म्यूकस जो है वो बाहर निकल सके। ऐसे हम हैंड कफ पोजीशन बनाते हैं और हल्के हल्के पेशेंट की छाती मारेंगे, तो उससे क्या होगा, उसका जो बलगम जम रखा है वो बाहर निकलेगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, पोस्टरल ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब उसको ड्रेन आउट कर रहे हैं हम। पेशेंट को कोई ऐसी पोजीशन देना जिसके द्वारा जो म्यूकस जमा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो बाहर निकल सके, ठीक है। जैसे कि उसके जो अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स है, हम उनको इस तरह से पेशेंट को टिल्ट करेंगे नीचे के लिए, जो पोस्टरल ड्रेनेज के थ्रू क्या होगा, फिर जो बलगम है, जो म्यूकस है, वो निकल जाएगा। उसको कोई सर्टेन पोजीशन देना, ठीक है। ऐसी पोजीशंस होती है जिनके थ्रू जो जमा बलगम है, म्यूकस है, वो बाहर ड्रेन हो जाए। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर। इसमें क्या करते हैं, हम बाहर से मशीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन होता है मशीन्स में, उस वाइब्रेटरी मशीन्स को हम पेशेंट के चेस्ट में, पीछे के मतलब बैक में भी लगाएंगे, आगे भी लगाएंगे, जिससे हल्का हल्का वहाँ वाइब्रेशन होगा और उस वाइब्रेशन से क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा म्यूकोलाइटिक्स मतलब ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन्स जो म्यूकस को तोड़ देती है, ठीक है, म्यूकस को, बलगम को तोड़ देगी ताकि जो बलगम है वो पतला हो जाए और इजीली बाहर निकल सके। जैसे कि हम इसमें यूज़ करते हैं, इसके एग्जांपल है हाइपरटोनिक सलाइन। अब हाइपरटोनिक सलाइन किसे कहेंगे, जो सलाइन 0.9% से ऊपर होता है उसे हम हाइपरटोनिक सलाइन कहते हैं। जैसे कि 3% हाइपरटोनिक सलाइन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और म्यूकोलाइटिस को हमें पेशेंट को इनहेलेशन के रूट देना है, ठीक है। इसका रूट क्या रहेगा, इनहेलेशन रहेगा, ओरल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है, RH डीएनएज डोरनेज अल्फा, ठीक है, ह्यूमन रिकॉम्बिनेट डीएनएज। ये क्या करेगा, जो म्यूकस में जो डीएनए है उसको तोड़ देगा, ठीक है, ताकि जो म्यूकस है, बलगम है, वो पतला हो जाए और उसको पेशेंट इजीली बाहर निकाल सके। तो यहाँ पर हम ओरल रूट से नहीं देते हैं, इनहेलेशन के रूट मतलब नेबुलाइजेशन के थ्रू देते हैं, ठीक है, नेबुलाइज करते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट देखो, ब्रोंकोडायलेटर्स। ऐसी कुछ दवाइयाँ जो ब्रोंक्यूल्स को हल्का सा वाइड कर देगी, ठीक है,
अगर ब्रोंक्यूल्स हल्के से वाइड हो जाएंगे, हल्के से चौड़े हो जाएंगे, तो उनसे जो बलगम है, म्यूकस है, वो आराम से बाहर निकलेगा। ठीक है, जब पेशेंट कफ करेगा तो बलगम इजीली बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम एंटी वैक्सीन्स। ठीक है, अब कौन कौन सी वैक्सीन्स, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली अंदर आ सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी सारा म्यूकस इकट्ठा हुआ है। इसलिए ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को या फिर जो बड़े हैं उनको टाइम टू टाइम हम क्या करें, वैक्सीन्स लगा सके। जैसे ये कौन कौन सी वैक्सीन्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन्स लगाने हैं, नीमोकोकल के वैक्सीन्स लगाने हैं, कोविड-19 के वैक्सीन लगाने हैं। इसके अलावा जो अन्य वैक्सीन्स आते हैं वो भी हम लगा सकते हैं, ताकि कोई अन्य बीमारी यहाँ पर एंटर ना करे। ओके, नेक्स्ट देखो एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर क्या होता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में म्यूकस इकट्ठा होने के कारण बाहर के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उस म्यूकस में अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। इसलिए हमको एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देनी है, ताकि वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जीवाणु वगैरह है, वो वहाँ पर उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स देंगे, हमेशा हम एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन में देंगे। कैसे देंगे, कॉम्बिनेशन में, जैसे कि हम देंगे टिकासलीन एंड क्लेवोनेट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा क्या है, टोब्रामाइसिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन में पेशेंट को कुछ टाइम तक क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलाएंगे, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर बॉडी के एंटर ना हो सके। नेक्स्ट देखो जीआई मैनेजमेंट। ठीक है, पेशेंट के भाई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में भी बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि खाने का अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, पेशेंट की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है, उसको अच्छे से स्टूल पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फैट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, पेशेंट को विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैसे मैनेज करेंगे, पहले तो हम पेशेंट को अच्छी हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देंगे, क्योंकि पेशेंट की ग्रोथ यहाँ नहीं हो पा रही है, उसके अंदर बॉडी में वीकनेस हो रही है। जब खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो बॉडी में वीकनेस होगी, तो उसको हमेशा हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे। और ध्यान रखना कि पेशेंट की जो डाइट होती है वो हम उसको फ्रीक्वेंटली देंगे, पर जो उसकी मील होगी वो कम कम होगी। ठीक है, खाना कम कम देंगे बट फ्रीक्वेंटली देंगे। ठीक है, उस खाने में अच्छी कैलोरी, अच्छा प्रोटीन, अच्छा फैट होना चाहिए। नेक्स्ट देखो पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि जो पेनक्रियाज है उनसे पेनक्रियाटिक एंजाइम नहीं निकल पा रहे, तो अब हमको पेशेंट को बाहर से पेनक्रियाटिक एंजाइम देना पड़ेगा। और वो हम कैसे देंगे, कैप्सूल के थ्रू, टैबलेट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब हम बाहर से पेशेंट को पेनक्रियाटिक एंजाइम्स दे रहे हैं, क्योंकि जो पेनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलते हैं, लाइपेज हो गया, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हो गए हैं, वो प्रोटीन को और फैट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, बट वो एंजाइम नहीं निकल पा रहे, तो हम बाहर से पेशेंट को क्या कर रहे हैं, पेनक्रिलाइपेज जो दवाई है वो दे रहे हैं। और इसको हम कब देते हैं, जिस टाइम पेशेंट खाना खाता है, तो खाने की जब वो पहली बाइट ले रहा है, उस बाइट में हम उस टैबलेट को स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़काव कर देंगे, इस तरह से खोल के कैप्सूल को उसको छिड़क देंगे। ठीक है, उसके खाने में मतलब डाल देंगे, और डालने के बाद पेशेंट जो फर्स्ट मील लेगा उसमें वो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जाएंगे। ठीक है ना, कई बार कुछ मेडिसिन ऐसी आती है जिनमें जो कोटेड होती है, कोटेड क्यों होती है, ताकि वो स्टमक में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे डिसॉल्व ना हो। ठीक है, और आगे चल के वो फैट को और जो लिपिड्स है, फैट है, प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट कर सके। तो बाहर से हम पेशेंट को क्या देंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम देंगे। एग्जाम्पल है पेनक्रिलाइपेज। नेक्स्ट देखो विटामिन सप्लीमेंट्स। अब पेशेंट की बॉडी में भाई कौन कौन से विटामिन की कमी हो रही है, हमने कहा था कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, कौन कौन से, A, D, E के। ठीक है, इनकी पेशेंट की बॉडी में बहुत कमी हो रही है, तो यहाँ पर हम पेशेंट को विटामिन देंगे बाहर से। कौन कौन से, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, A, D, E के, इनको हम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनिमल लेग्जेटिव्स, क्योंकि पेशेंट को स्टूल पास नहीं हो रहा है। ठीक है, उसका जो इंटेस्टाइनल लार्ज इंटेस्टाइन वो ढंग से स्टूल को पास नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो पेशेंट को बाहर से एनिमल लगाना या फिर स्टूल सॉफ्टनर मेडिसिन देना, जैसे कि लेग्जेटिव्स वगैरह देना, ताकि उसको इजीली स्टूल पास हो जाए, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर हम सॉल्ट सप्लीमेंट, पेशेंट के पसीने में, स्वेटिंग में बहुत ज़्यादा क्लोराइड बाहर निकल रहा है, तो उसको हम एडिशनल मतलब उसके खाने में अधिक नमक देंगे। ठीक है, सॉल्ट सप्लीमेंट देंगे। फिर है इंसुलिन थेरेपी एंड ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, क्योंकि कई बार सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट को डायबिटीज़ की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, तो पेशेंट को हम ब्लड उसकी मॉनिटरिंग करेंगे शुगर के लिए। ठीक है, इसके अलावा बाहर से हम उसको इंसुलिन वगैरह देंगे अगर उसको डायबिटीज़ है तो। नेक्स्ट देखो CFTR मॉड्यूलेटर थेरेपीज़। यहाँ पर मैंने कहा था कि जो CFTR प्रोटीन है, जो CFTR जीन है, वो काम नहीं कर रहा, उसके कारण यहाँ बॉडी में गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसी दवाइयाँ देंगे जो उस CFTR
जो प्रोटीन है उसको मॉड्यूलेट कर दे, मतलब उसके क्षमता को अच्छा कर दे या बढ़ा दे, ठीक है। जैसे कि इसमें दो तरह के एग्जाम्पल है, CFTR पोटेंशिएटर, ठीक है, दूसरा क्या है CFTR करेक्टर। यहाँ पर जो ये मेडिसिन है CFTR पोटेंशिएटर, इसका एग्जाम्पल है इवाकेफ्टोर। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इवाकेफ्टोर। ये क्या करेगा, CFTR प्रोटीन को थोड़ा बहुत क्लोराइड जो आयंस है उनको अंदर ले जाने देगा, ठीक है, मतलब उसको पोटेंशिएट करेगा कि वो थोड़े से क्लोराइड आयंस को अंदर लेके जा सके, क्योंकि CFTR जो प्रोटीन है, ठीक है, चैनल है, वो क्लोराइड आयंस को बिल्कुल भी अंदर एंट्री नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको पोटेंशिएट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़े बहुत जो क्लोराइड के आयंस है वो अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है CFTR करेक्टर, ये करेक्ट कर रहा है, इसके नाम पे पता लग रहा है, ये उस प्रोटीन को क्या कर रहा है, सही करने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर जीन में दिक्कत आ रखी है, जहाँ पर जीन में खराबी आ रखी है, प्रोटीन ढंग से नहीं बन पा रहा है, उसको ये करेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है CFTR करेक्टर। एग्जाम्पल लुमाकेफ्टोर। इन दोनों मेडिसिन को अगर कंबाइन हम देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, जो कि डेल्टा F508 में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और ये उस जीन को, उस जो वहाँ पर जो म्यूटेशन हुआ है उसको ये करेक्ट करने की कोशिश करता है, कि दोनों मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट देखो सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर लास्ट में पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत अधिक बढ़ रही हैं, तो लास्ट ऑप्शन क्या है, सर्जिकल इंटरवेंशन। जैसे कि लोकल में हम क्या करेंगे, अगर नाक में पॉलिप बन रहा है उसको हटा देंगे, साइनसाइटिस की दिक्कत है उसको ठीक करेंगे। इसके अलावा अगर लंग ट्रांसप्लांट है, इसके अलावा जो लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट में कर सकते हैं, अगर वो एंड स्टेज डिजीज कंडीशन है तभी हम ऐसा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।